अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर न्यू लेक्चर। और आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, खा के नहीं देखना, मज़े का है। तो मज़े का कैसे? इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी क्रिटिकल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जब हम इसको पढ़ा रहे होते हैं या स्टूडेंट्स इसको खुद सीख रहे होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए। और इस तरह के बहुत सारे जो क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं इंटर क्लासेस में या बीएस क्लासेस में, उन पे अलग से एक मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो सीरीज़ में जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड पे। और लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, तभी आपको पूरा समझ आएगा। और जो यूट्यूब है ना, इसका एक एल्गोरिदम है, मतलब इसमें एक तरीकाकार ये है कि जितने लाइक्स होते हैं वीडियो उतनी ऊपर आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपने वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये समझ आता है तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। तो बातें तो चलती रहेंगी, हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपने याद रखना है सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सर क्या बोली जा रहे हैं आप, ये क्या होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक? तो अभी समझा देते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें एक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास उसमें नेक्स्ट जो टाइप है आगे वो है फेस सेंटर्ड। अब ये फेस सेंटर्ड क्या होगा इसको मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ सोडियम क्लोराइड से मुतल्लिक। अब एक तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, इसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है सोडियम क्लोराइड में, ये खाने वाले नमक को कहते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है 6, ये 6 होता है। अब ये कैसे होता है? मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं जब हम बाद में यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव आयंस फॉर 1 यूनिट सेल, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती, तो मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे ही। इसका मतलब ये है जो एक क्लोराइड आयन है उसको ना 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया हुआ है। आई रिपीट इट अगेन, एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया हुआ है। ऑलराइट, इसी तरह ये अब सेंटर में क्लोराइड आयन आपको नजर आ रहा है, इसके गिर्द मैंने 6 सोडियम आयन बनाए। सिमिलरली इसी तरह एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया। एक तो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक हो गया इस तरह, और ये मैंने यहाँ पे 5 बनाने की कोशिश की है। तो देखो ये सोडियम आयन है, 1 2 3 4 5 और छठा ये। तो इस तरह एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड ने और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया होता है। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो दो बातें होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, 6 होता है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास एक क्लोराइड आयन है और जो दूसरा क्लोराइड आयन है, इनके दरमियान ये जो आयंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये होता है 5.63 एंगस्ट्रम। 5.63 एंगस्ट्रम ये होता है दो क्लोराइड आयंस के दरमियान डिस्टेंस। अच्छा, इन दो क्लोराइड आयंस के ना बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ना सोडियम आयन मौजूद होते हैं। हर दो क्लोराइड आयन के दरमियान ना एक सोडियम आयन होता है बिल्कुल सेंटर में उनके। तो अगर इस क्लोराइड आयन का इस क्लोराइड आयन से फासला इतना एंगस्ट्रम है, और एक बात और बता दूं, 1 एंगस्ट्रम इज वेरी स्मॉल वैल्यू, प्रीफिक्स वैल्यू है, और ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी आपने याद रखना है। तो बिल्कुल दो क्लोराइड आयंस के बिल्कुल सेंटर में सोडियम आयन होता है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं यानी क्लोराइड का सोडियम आयन से, तो वो कैसे आएगा? हम 5.63 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी इस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। सो विल गॉट द वैल्यू 2.81 समथिंग, ये आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये हमारे पास एंगस्ट्रम में, ये भी किस में आएगी? एंगस्ट्रम में। तो क्लोराइड आयन का सोडियम आयन से जो डिस्टेंस है, सही है, इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो 2.8 एंगस्ट्रम है, जबकि हमारे पास क्लोराइड टू क्लोराइड आयन जो डिस्टेंस है वो है 5.63 एंगस्ट्रम। एक और बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास क्लोराइड आयन है ना, इसका जो मतलब आयनिक रेडियस है वो होता है 181 पिकोमीटर। ये एनायन है, क्लोराइड आयन इज एनायन, जबकि जो हमारे पास सोडियम आयन है इसका रेडियस होता है यहाँ पे 95 पिकोमीटर। अब ये जो शुरू में मैंने आपको बात बताई ना कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ये कैसे पता चलता है? मतलब हम ना जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास सॉल्ट खाने वाला मौजूद है, हमने इसका चेक करना है कि इसकी ज्योमेट्री सिमेट्री कैसी होगी। तो सबसे पहले ना हम इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। वो पाउडर मेथड भी हो सकता है, उसमें डिफरेंट तरह के तरीके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में।
तो हम ना इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक को कैसे जान लेते हैं? तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है, उसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जिसमें ब्रैग्स इक्वेशन का यूज होता है वो करते हैं, और उससे हमें ना रेडियस रेशो हेल्प आउट करती है काफ़ी कुछ समझने में। अब रेडियस रेशो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्रिस्टलोग्राफी करते हैं उसमें रेडियस रेशो भी बहुत वाइटर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेडियस रेशो आपको बता देता हूँ। रेडियस रेशो ये क्या होती है? तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। रेडियस रेशो हम कैसे निकालते हैं? हम जो कैटायन है ना, कैटायन का साइज ऊपर लेते हैं, कैटायन साइज, और नीचे हम लेते हैं एनायन साइज, यानी ये दो आयंस की रेशो है। ऊपर हम कैटायन का साइज लिखते हैं और नीचे हम एनायन का साइज लिखते हैं। अब कैटायन चूंकि स्मॉलर होगा नॉर्मली और यूजुअली स्मॉलर ही रहेगा, तो 95 है हमारे पास पिकोमीटर है, ठीक है। तो पिकोमीटर से कैंसिल होगा, जो नीचे आएगा 181। तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे पास, वो आएगा 0.52 राउंड अबाउट। तो ये हमारे पास ना सोडियम क्लोराइड में रेडियस रेशो है। ऑलराइट, अब ये रेडियस रेशो क्या है? मैंने कैटायन साइज नीचे एनायन साइज, यानी पॉजिटिव आयन का साइज नीचे नेगेटिव आयन का साइज। तो ये जो रेडियस रेशो आई है ना, ये हमें बताती है कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें ना मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं हमारे पास, कि यहाँ से यहाँ रेशो रेंज में अगर रेडियस रेशो आ रहा है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगी, और अगर ये रेशो आ रही तो इस तरह से। तो इसमें हमने ये देखा 0.52 जिस रेंज में आता है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब क्यूबिक क्या होता है हम पहले ये जान लेते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है ना, उसमें ए, बी और सी 3 साइड्स होती हैं हमारे पास। क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर बनती है उसकी ज्योमेट्री मैं अभी वो यूनिट सेल डिफाइन भी यहाँ पे कर दूंगा। उसमें जो ए बी सी साइड्स हैं वो बराबर होती हैं, जबकि अल्फा बीटा गैमा एंगल्स ये भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी सारे बराबर होते हैं। तो मतलब ये कुछ इस तरह का हमें एक यूनिट सेल यहाँ पे हासिल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल यूं, ठीक है। तो ये इसमें ए बी क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा है, ये आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इसको ए साइड मान लें, वाई एक्सिस के अलोंग साइड को बी मान लें, और ये जी एक्सिस के अलोंग साइड को हम सी मान लें। यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा एंगल बोलते हैं, यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम बीटा एंगल बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है हम उसको गैमा एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा क्यूबिक सिस्टम की जस्टिफिकेशन थी। तो स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको चीज़ें बताने लगा हूँ वो आपके सिलेबस से थोड़ी सी एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन अगर वो आप नहीं समझोगे तो आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर समझ नहीं आना। उसके लिए हमने कैलकुलेशन बाद में करनी है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आनी, ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसलिए जो अभी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ उसको आपने ध्यान से नोट भी करना है, देखना भी है। देखें, ये जो मैंने अभी क्यूबिक सिस्टम बनाया ना, ये बिल्कुल सिंपल है। इस क्यूबिक सिस्टम में अगर हम, ये मैं बिल्कुल सादा बना के यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो इसमें आपने बिल्कुल भी मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये अगेन हमारे पास समझ लें क्यूबिक सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पे ना बिल्कुल इस जगह पे, इसके बिल्कुल सेंटर में, इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में कोई एटम रख दें, हम ना इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ऑलराइट, तो अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपली समझाने के लिए, आप समझें, हमारे पास ये रूम है जिसमें हम लाइक जहाँ पे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रूम है। तो इस रूम में बिल्कुल रूम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कहीं कोई एक एटम हैंग कर रहा है, ये वाला वो एटम। तो ये एक ही रूम के अंदर है, उसके अलावा किसी और रूम के अंदर नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है, ये एक ही यूनिट सेल के अंदर है। तो इसका मुकम्मल 100% शेयर है इस एक यूनिट सेल के अंदर, 100% शेयर कर रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इसी बेस पे हम बाद में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और उससे कैलकुलेशन भी करेंगे। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये एटम, आयन या मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो आयन है सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में। तो अगर ये आयन यहाँ होता बिल्कुल इस जगह पे, ये हम ना इसको फेस कहते हैं, यूनिट सेल का फेस कहते हैं। ये ना टोटल यहाँ पे 6 फेस हैं, एक ऊपर, एक इस साइड पे, एक नीचे, 4, एक मेरी तरफ आ रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ना टोटल 6 फेसेस हैं, उनमें से एक फेस पे कोई हमारा एटम पड़ा है, ओके, आयन है। अच्छा, ये कितने यूनिट सेल के दरमियान शेयर होगा, इसको समझने के लिए आप समझें, ये बिल्कुल छत पे है, जो हमारा रूम है उसकी जो रूफ है उस पे ये एटम मौजूद है। अब ये जो एटम है, ये चूंकि यूनिट सेल एक नहीं होता, उसके इस साइड पे, ऊपर नीचे हर तरफ यूनिट सेल्स होते हैं। तो आपने समझना है इस एटम का जो ये आयन होगा, यहाँ पे आयन की जो शेयरिंग है इस यूनिट सेल में भी है और इससे जो ऊपर यूनिट सेल है उसके अंदर भी है। तो इसका मतलब इसका जो शेयर है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड
यानी ये जो फेस पे आ रहा है, फेस सेंटर्ड होगा। तो यहाँ जो फेस पे आ रहा है ना एटम या आयन, इसका जो शेयर होता है ये किसी एक यूनिट सेल में 50% होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, इसी को मैं अब चेंज करूंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ तक आपने, अच्छा ये ना आपने नोट भी कर लेना है, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेनी मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें। यहाँ पे मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाया था, हाँ जी ले लिया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में इसको आपने देख लेना है कि मैंने कैसे कैसे आपको बताया था। वीडियो को पीछे करके रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। मैंने इसके बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे कोई एटम रख दिया, आयन या मॉलिक्यूल। आप इसको आयन ही समझें, हम इसको बोलते हैं कॉर्नर सेंटर्ड, यानी कॉर्नर के बिल्कुल सेंटर में आ गया ये, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड को हम चेंज करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉर्नर सेंटर्ड। अब ये जो कॉर्नर पे आया ना, ये अब कितनों के दरमियान शेयर होगा। तो आप समझें हमारे पास जो रूम है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे मौजूद है, और मैंने अभी बताया जो यूनिट सेल है उसके इस साइड पे, ऊपर नीचे सब यूनिट सेल मौजूद है। तो इसका कितना शेयर होगा ये हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर इसको समझाने के लिए मैं ऐसे 4 बॉक्स बना लूँ ऐसे, तो ये बिल्कुल ना यहाँ पे है, कॉर्नर्स के सेंटर में है। अब ये कितनों के दरमियान शेयर है, हाँ जी एग्जैक्टली आपने सही बताया, ये 4 के दरमियान शेयर है। लेकिन ना मैं इसको कहता हूँ ये 8 के दरमियान शेयर है, यानी ये 4 नहीं बल्कि 8 के दरमियान शेयर है। क्यों सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो अभी आपने कहा 4 के दरमियान शेयर है, तो 8 के दरमियान कैसे हो गया। क्योंकि अभी मैंने बोला कि ऊपर भी, इनके ऊपर भी यूनिट सेल मौजूद होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये कितनों के दरमियान शेयर हुआ, 8 के दरमियान। तो इसका जो परसेंटेज शेयर है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो इसका मतलब ये जो आयन होगा ना, जो कॉर्नर पे बिल्कुल पड़ा होगा, उसका शेयर होगा 12.5%, यानी 1/8 ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते थे पहले वाले को पूरा 1 और इसको हम 1/2, तो इसको 1/8 भी कह सकते हैं। एक आखिरी चीज इसमें रह गई है, अगर ना ये एज सेंटर्ड होता, मतलब सर आप इस पे टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ये सिलेबस में है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन आपने ये करना है। अगर आपको ये समझ आएगा तो आप सोल्यूशन कर पाओगे, अदरवाइज ये सोल्यूशन आपके लिए नहीं पॉसिबल, मुश्किल हो जाता है फिर उसको समझना। ये ना यहाँ पे है, ये हमारे पास किनारा है, एज के सेंटर में आ रहा है। अब ये कितनों के दरमियान शेयर होगा, तो आपने याद रखना है ये 4 के दरमियान शेयर होता है। तो इसका कितना परसेंट हुआ, 25%। अब ये चारों बातें आपने याद रखनी है। आपने याद रखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, आपने याद रखना है एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, या जिसको कॉर्नर सेंटर कहते हैं, और आपने याद रखना है एज सेंटर्ड क्या होता है, और आपने याद रखना है फेस सेंटर्ड क्या होता है। मैं दोबारा से मेमोराइज करवा देता हूँ। जो हमारे पास कॉर्नर सेंटर होता है उसका शेयर 1/8 होता है, और जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसका शेयर पूरा 1 होता है, और जो फेस सेंटर्ड होता है उसका 50% होता है, और जो भी मैंने बताया आपको एज सेंटर्ड ये वाला, इसका शेयर हमारे पास होता है 25%, यानी 1/4। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे आएंगे और उसमें जो इफेक्टिव आयंस है फॉर अ 1 यूनिट सेल वो निकालेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अभी जब मैं ना बोर्ड को साफ सुथरा बना रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाऊँ और आपको डायरेक्ट सिखा दूँ। उससे टाइम भी बच जाएगा और मुझे वो सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल और सादा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके सामने। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि उस तरह फिर आपको क्लैरिटी से समझ नहीं आना, तो अगर आपके सामने कैमरे के सामने मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, फिर आपको शायद वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अच्छा बनेगा। तो आप इसको स्केल से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको हाथ से बनाने की कोशिश करता हूँ। हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको इफेक्टिव आयंस फॉर 1 यूनिट सेल निकालना सिखाऊंगा। तो वैसे तो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का, लेकिन आप ना इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बनाएंगे ताकि हमारा जब हम स्ट्रक्चर इसको सही से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो हमें वाजे हो कि कहाँ पे कौन सा आयन आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये इस तरह पहले आप लाइंस खींच लें, यहाँ से आपने बिल्कुल ये लाइन खींच लेनी। अच्छा ये ज़्यादा ही हो गई है थोड़ी सी, चलो इसको मैं ना दोबारा से, ये यहाँ, ठीक है, इधर ये, तो इनको आपस में यूँ मिला दें। ओके, यहाँ से लाइन नीचे को खींचें, ये लाइन नीचे होगी, यहाँ से भी नीचे खींचे लाइन। अब जितनी लाइन ये खींची है ये वाली, उतनी ये वाली खींच लें। अब इनको यहाँ पे मिला दें आप, ये मिल गई, यहाँ इसको इससे और इससे मिला दें। ये हमारे पास ना अब एक मतलब 3 डायमेंशनल क्यूब बन गया। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे क्लोराइड आयंस हैं। ये आपने समझना है कौन से आयंस हैं जी, क्लोराइड आयंस, ये ध्यान रहे। तो 8 कॉर्नर्स हैं, हम 8 कॉर्नर्स पे 8 क्लोराइड आयंस बनाएंगे यहाँ पे, ये चेक कर लें आप लोग, ठीक है।
तो ये बन गए, ये सारे के सारे क्लोराइड आयंस हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो सोडियम आयंस यहाँ पे मैं बनाऊंगा ना, वो थोड़े से छोटे साइज़ के होंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज़ अभी मैंने शुरू में लेक्चर में बताया था 181 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम आयन का साइज़ मैंने बोला था 95 पिकोमीटर है। और ये भी बताया था कि 2 क्लोराइड आयंस के बिल्कुल सेंटर में एक सोडियम आयन होता है, तो यही हम बनाने लगे। तो इनके सेंटर में यहाँ पे ये तकरीबन सेंटर बन रहा है, सोडियम आयन मैंने बना दिया, यहाँ पे भी सोडियम आयन होगा, यहाँ पे भी, और इन दो का सेंटर तकरीबन ये बन रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी सोडियम आयन होगा, इसका और इसका सेंटर ये बन रहा था। अब आपने ना इनको मिला देना है, इससे एक फेस कवर हो जाएगा हमारे पास ये। तो सोडियम क्लोराइड का एक फेस कवर हो गया, और इनके सेंटर में, सोडियम आयन के सेंटर में हमारे पास फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन आ जाएगा। दिस क्लोराइड आयन, बेसिकली ये क्लोराइड आयन ही है, लेकिन ये फेस सेंटर्ड है, ये कॉर्नर वाले हैं और ये फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन है। अब इस फेस को कवर करते हैं, मैं जल्दी जल्दी से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सोडियम, फिर यहाँ पे इनके सेंटर में, तो यहाँ ये सेंटर इनका बन रहा है, इनको भी मिला दें ऐसे, तो ये भी फेस कवर हो जाएगा। इस लेक्चर में आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना आ जाएगा, अगर पहले बनाना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाना आता तो आपको बनाना आ जाएगा। और अगर आपको ये बनाना आता है, यहाँ से इसको स्किप कर दें, आगे चले जाएँ जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो अब 2 सोडियम क्लोराइड आयंस के यहाँ बिल्कुल सेंटर में सोडियम आयन होगा, इन 2 के सेंटर में यहाँ पे सोडियम आयन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी सोडियम आयन होगा, इनको भी मिला दें आप। होप के कैमरे में नज़र आ रहा होगा, थोड़ा कलर डिफरेंट है। तो यहाँ इनके सेंटर में फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन आ जाएगा। ऑलराइट, अब इस लाइन का सेंटर तकरीबन ये बन रहा है, यहाँ पे बनाएं, इसका सेंटर तकरीबन ये बन रहा है, यहाँ पे बनाएं, इनको भी मिला दें आपस में। ये देखें, ये मैंने मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दें, और इनके सेंटर में ये थोड़ी सी हाथ की सफाई भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सोडियम आयन ही है, दिस इज सोडियम आयन। सो यहाँ हम फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन ही बनाएंगे। ऑलराइट, तो अब ना हमने 4 फेस कवर कर दिए, ऊपर वाला, साइड वाला और नीचे वाला, तो 4 फेस हमारे कवर हो गए। अब ये जो ऊपर और नीचे फेस है, इसके बिल्कुल फ्रंट पे मेरी तरफ आता हुआ भी एक फेस है और एक बैक की तरफ जाता हुआ, उनको कैसे कवर करना है? आपने इस सोडियम आयन को इसके बिल्कुल जो नीचे सोडियम आयन बना हुआ है, इससे लाइन से मिला देना है। इस तरह ये क्लोराइड आयन को आपने इसके साथ मिला देना है, इसको सोडियम आयन को इसके साथ मिला देना है। ये हो गया फ्रंट वाला। अब बैक वाले को कवर करने के लिए ये वाला इसके साथ मिला दें, ये वाला इसके साथ, और यहाँ पे ये इसके साथ। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करके पीछे जाएं, इसको दोबारा से देख लें। अच्छा, अब ये 2 सोडियम आयन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन होगा, ये वाला। ऑलराइट, और इन 2 क्लोराइड आयंस के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे सोडियम आयन होगा, और इन 2 सोडियम आयन के यहाँ पे सेंटर में, जो इनका सेंटर है ये वाला, यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्लोराइड आयन होगा। अब जब मैंने इन 2 का सेंटर ये बनाया ना, वो इनका खुद ही बन गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन 2 सोडियम आयन का सेंटर ये क्लोराइड आयन बनता है, जो कि इन दोनों का खुद ही बन जाता है, इसी तरह बाकियों का भी। तो लास्ट पे ना आपने इनको भी एक लाइन से मिला देना है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसमें मैंने आपको बोला था जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अब इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसका जो समझ नहीं आता वो शुरू होता है कि इसके जो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव आयंस हैं वो कैसे निकालेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड बना हुआ है ना, इसमें जो यूनिट सेल हैं वो 8 हैं टोटल। कैसे हैं? एक इसके पीछे 2, 3, 4, इसी तरह 4 नीचे हैं, तो 8 यूनिट सेल हैं यहाँ पे। तो उनमें से जो एक यूनिट सेल है, जो इसका सिंपलेस्ट यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल, उसमें जो इफेक्टिव आयंस हैं उनकी अब हम तादाद यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इफेक्टिव आयंस फॉर 1 यूनिट सेल, इफेक्टिव आयंस फॉर 1 यूनिट सेल। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास सोडियम आयंस है। पहले चलो क्लोराइड आयंस के लिए कर लें, क्लोराइड आयंस। तो इनके लिए पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्लोराइड आयंस के लिए हम कैसे, एक यूनिट सेल के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चेक करें यहाँ पे कॉर्नर सेंटर वाले, जो कॉर्नर पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो कॉर्नर वाले पहले निकाल लेते हैं। कॉर्नर्स पे जो हैं ये टोटल कितने? 8। अच्छा, अब यहाँ पे असल काम शुरू होता है। मैंने आपको बताया था जो कॉर्नर पे होता है ना, ये 8 के दरमियान शेयर होता है, 8 यूनिट सेल के दरमियान शेयर होता है। तो इसको किससे ज़रब देंगे? 1/8 से। ये आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ ये एक आयन बनेगा, ठीक है। मैं ये एक आयन कौन सा है? एक यूनिट सेल में जो इफेक्टिव आयन है। इसी तरह जो हमारे पास फेस के ऊपर पड़े क्लोराइड आयन, वो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और स्टूडेंट मैंने ये फेसेस वाले
मैंने आपको बताया था ये टोटल 6 है ना, मैंने आपको बताया था जो फेस पे होता है ना उसका हाफ शेयर होता है 1 यूनिट सेल में, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली 1/2 से, तो आंसर विल बिकम 3 आयंस। सो हियर टोटल आयंस कम्स आउट ऑफ क्लोराइड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर आर 4 आयंस, जिनमें से एक जो है एक आयन 1 यूनिट सेल में इफेक्टिव जो आयन है वो आया है कहाँ से, कॉर्नर से, और 3 आए हैं फेस सेंटर से। मैं अभी यहां से ना यूनिट सेल को निकाल के भी आपके सामने रख देता हूं, दिखाता हूं किस तरह से। जी तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने ना कोशिश की है 1 यूनिट सेल आपको नजर आए। अब आप इसमें चेक करें 1 यूनिट सेल में 1, 2 और 3 ये क्लोराइड आयंस हैं फेस सेंटर्ड, और मैंने यहां पे यही लिखा है टोटल फेसेस वाले 3 आयंस आ रहे हैं, और एक यहां पे जो आयन आपको ये वाला नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये है कौन से वाला, कॉर्नर वाला। तो जो मैंने कैलकुलेशन की है मेरे 1 यूनिट सेल के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये थी फॉर क्लोराइड आयन। अब इसी तरह हम किसके लिए निकालेंगे, सोडियम आयन के लिए। तो सोडियम आयन के लिए निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे टोटल जो सोडियम आयंस है ना वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये हैं और 13 ये है, तो टोटल 13 है। मैं इसको छोड़ देता हूं, ये बॉडी सेंटर्ड है। तो बॉडी सेंटर्ड का मैं चलो पहले इसी को ले लेता हूं, जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं भला, मैं अब सोडियम आयंस की बात कर रहा हूं यहां पे, इफेक्टिव सोडियम आयंस फॉर अ 1 यूनिट सेल। तो मैं 1 यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव आयंस निकाल रहा हूं ना, पहले मैंने क्लोराइड आयंस की कैलकुलेशन की, अब मैं किसके लिए कर रहा हूं, सोडियम आयंस के लिए। तो टोटल मेरे पास जो बॉडी सेंटर्ड है ही एक, और बॉडी सेंटर्ड का मैंने आपको शुरू में बताया था पूरा एक हिस्सा होता है, तो ये एक आयन आ जाएगा 1 यूनिट सेल में, और ऐसा है भी कि ये हर यूनिट सेल में आ रहा है, ये वाला बॉडी सेंटर्ड हर यूनिट सेल में ये सोडियम आयन मौजूद है। अब यहाँ पे 8 यूनिट सेल देख रहे हैं, ये हर में अपना एक हिस्सा रखता है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड आयन की कैलकुलेशन। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास दूसरे आयंस हैं वो 12 हैं, ठीक है, और वो एज सेंटर्ड हैं। कौन से वाले हैं वो, एज सेंटर्ड। अब सर आप तो बड़ा मुश्किल करी जा रहे हैं, है ना, तो मुश्किल नहीं है एक्चुअली, ये कैलकुलेशन होती है ऐसे, तो इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, भले तो साथ अपनी बुक भी ले लें, उसमें कैलकुलेशन मौजूद हैं। अच्छा खैर, तो एज सेंटर्ड वाले टोटल 12 हैं। अब हर का 1/4 हिस्सा होता है, तो ये कितने बने, 3 आयन बन गए ना। तो यहाँ पे भी टोटल कितने निकलेंगे, 4 आयंस। तो 1 यूनिट सेल में सोडियम आयंस भी 4 होते हैं और क्लोराइड आयंस भी 4 होते हैं। तो इसका मतलब जो 1 यूनिट सेल है ना सोडियम क्लोराइड का, 1 यूनिट सेल वो होता है 4 NaCl के बराबर। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, अच्छा चलिए बता देता हूँ, बता दूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आपने समझना है। इंटरेस्टिंग, हम कहते हैं जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना उनका मॉलिक्यूल नहीं होता जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो क्यों नहीं होता आप चेक कर लें। अब सॉलिड स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड का सबसे छोटा यूनिट है वो भी 4 NaCl है, वो भी NaCl नहीं है। यही वजह है जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज नहीं होते, इनके फार्मूला मैसेज होते हैं, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये सिर्फ सोडियम क्लोराइड की बात नहीं है, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनके यूनिट्स होते हैं। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट 4 NaCl की सूरत में यहाँ पे देखा है। तो स्टूडेंट आई रियली होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट करके जो भी आपका मुतलका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी भी मैंने दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपका रिलेटेड आपकी क्वेरी हो। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।